नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का मॉडल पेपर नंबर 6 लेकर आए। दोस्तों, इससे पहले कंप्यूटर के 5 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे अगर आप वो सब वीडियो देखना चाहते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए ताकि कंप्यूटर की अच्छे से अच्छी आपकी नॉलेज हो जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में थोड़े कठिन प्रश्न होंगे। आप आने वाली परीक्षा में अगर कठिन प्रश्न आ जाए तो उनके लिए भी तैयार है, इसलिए इस वीडियो में हम कठिन प्रश्नों को लेकर आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 35 प्रश्न होंगे आज के इस वीडियो में। एक प्रश्न होगा आपका विशेष प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को सजेस्ट करना। दोस्तों, यहाँ पर 35 प्रश्न हैं। 34 प्रश्न आपसे पूछे। आपको नीचे कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपके 34 में कितने सही हुए। तो यहाँ पर आप प्रश्न को देखिए, निम्न में से कंप्यूटर का कार्य नहीं है। डाटा को सजेस्ट करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, ये तीनों कार्य कंप्यूटर के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 31 दिसंबर, 24 दिसंबर, 19 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपसे एक प्रश्न मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा। 2 दिसंबर से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नीचे कमेंट में तुरंत हमें बताइए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई बेकार चीज़ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूरा नाम कई बार बता चुका हूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला जो प्रश्न है, इनमें से इनपुट इकाई कौन सी, यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, कीबोर्ड, माउस या फिर सभी? इनपुट इकाई कौन सी होती है? जो ऐसी उपकरण जिनके माध्यम से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, यानी इन करते हैं, डाटा को हम इनपुट करते हैं। तो ऐसी कौन सी हैं? स्कैनर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, यानी ये सभी। ठीक है, इनपुट इकाई ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, ये आपको बताना है। 1024 KB, 1024 LB, 1024 MB, 1024 ZB। कुछ स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं, वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 1 KB बराबर कितना होता है, तो 1024 बाइट्स, यानी किलो बाइट्स में 1 किलो बाइट्स में 1024 बाइट्स होती हैं। अगर बात करें 1 MB यानी 1 मेगाबाइट में 1024 KB होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 GB यानी गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024 मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या फिर सभी सत्य हैं? तो यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस सन में आई? 1947, 1986, 2005 या फिर 1960? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में। अगला प्रश्न है, माउस के 2 बटनों के बीच में स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? आपने कभी माउस देखा होगा तो एक होती है लेफ्ट क्लिक, एक होती है राइट क्लिक। तो दोनों के बीच में आपने देखा होगा एक पहिए सा लगा होता है, वो क्या होता है? उसका कार्य क्या होता है? स्क्रॉल करना, सेलेक्ट करना, ऑप्शन निकालना या फिर उपरोक्त सभी? तो वो जो पहिया है उसको अगर आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि माउस ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब इसका क्या है? ये स्क्रॉल करने का है। जो व्हील लगा होता है माउस की दोनों बटनों के बीच में, उससे स्क्रॉल किया जाता है। कोई एक डिवाइस बताओ जो इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड।
स्कैनर, माउस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। याद रहेगा, मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? मतलब एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो वो कौन सा है, ये आपको बताना है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? MS DOS, टाइम शेयरिंग, विंडोज, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी आप इसका उत्तर बता सकते हैं। एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, मतलब ये व्यक्ति बैठा है, ये वाला कंप्यूटर भी यूज़ कर रहा है, ये कंप्यूटर भी, ये कंप्यूटर लगे हुए हैं, इन सभी को एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है, मतलब टाइम शेयरिंग। अगला प्रश्न है, मल्टीपल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली नेटवर्क कौन सा होता है? मल्टीपल नेटवर्क मतलब एक ये कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर है। इसी तरह कई कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और ये भी एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मल्टीपल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो बीचों बीच में बैठा है, यानी जो सबको नेटवर्क से जोड़ रहा है, नेटवर्क सर्वर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, नेटवर्क सर्वर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ये आपको बताना है। बाइट, बिट, मेगाबाइट, या फिर फाइल। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में नापते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने से मदद करता है नेट कनेक्शन, ब्राउज़र, केबल, या फिर ये सभी। तो इंटरनेट जोड़ने में मदद कौन कौन करेगा? नेट कनेक्शन भी करेगा, ब्राउज़र भी, केबल भी। तो यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा, या वॉट्स डाटा। तो कंप्यूटर पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो डिजिटल डाटा के फॉर्मेट में स्टोर की जाती है। .com का संबंध है, आपने देखा होगा कभी आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपने देखा होगा लास्ट में .com लगा, जैसे google.com, ठीक है, amazon.com, flipkart.com। तो आपने देखा होगा लास्ट में .com लगा होता है। तो .com का क्या मतलब होता है? व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत संस्था, कला से संबंध, या फिर ये सभी। तो .com का मतलब होता है कॉमर्स, और कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार। तो यहाँ पर व्यापारिक संस्था। आपने कभी कभी देखा होगा किसी वेबसाइट के लास्ट में लगा होता है ORG, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी .org। तो ORG का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1960, 1965, 1969, या फिर 1975। तो यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग में, संचार में, अकाउंटिंग में, या फिर DTP में। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अकाउंटिंग में। काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा टैली सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज, सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड, असेंबल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? मशीन लैंग्वेज के द्वारा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, या फिर को प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण मतलब कोई एक मेन सोर्स होता है, उसी से आपको जितने भी पार्ट हैं उन सब में आदेश दिया जाता है कि भाई ये करना है, ये करना है। ठीक है, तो वो मेन एरिया कौन सा होता है? वो मेन एरिया होता है मदरबोर्ड का। अगला प्रश्न है, CDA का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या फिर ये सभी। CDA का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा प्रोग्राम है ये आपको बताना है। एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, या फिर यूटिलिटी। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? आप अगर इनको देखें तो ये सभी हेल्पफुल है कंप्यूटर का उपयोग करने में, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग करने की बात कर रहा है तो यहाँ पर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
अगला प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या फिर कोडिंग सिस्टम। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या करते हैं? डेस्कटॉप, टर्मिनल, हैंडहेल्ड या फिर नोट। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए जो यूजर्स होते हैं वो टर्मिनल का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज या फिर ये सभी। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो न्यूमेरिक कोड इस्तेमाल करती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बाइनरी कोड होते हैं वो 0-1 की भाषा में ही लिखे जाते हैं। तो इसलिए जो मशीन लैंग्वेज है वो न्यूमेरिक कोड, आपने देखा होगा कि ये 0-1 ये सब कैसे, ये संख्यात्मक है तो इनको न्यूमेरिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, रनिंग प्रोग्राम। तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर मेमोरी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ये कोबोल है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ग्राफिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आप बता सकते हैं, कंप्यूटर जो भाषा है वो किसके लिए उपयोगी है? वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 64, 16 या 8 या 512। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, डीवीडी का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, मेमोरी डिस्क या फिर ऑब्जेक्ट डिस्क। जो डीवीडी है वो मेमोरी डिस्क का उदाहरण है। अगला है, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? तो ये भी मैं पहले समझा चुका हूँ, 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? 1955, 1968, 1964 या फिर 1975। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ 1964 में। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां मिटाने की एक प्रक्रिया है? टेस्टिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग या फिर रनिंग। देखिए, जो सॉफ्टवेयर कोड होता है अगर उसमें कोई त्रुटि मिल जाती है तो उसे कहते हैं बग। ठीक है, त्रुटि को कहते हैं बग। अब इसी बग को मिटाने के लिए या मतलब त्रुटि को मिटाने के लिए प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, बग को हटा देना मतलब डीबगिंग। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां मिटाने की एक प्रक्रिया है डीबगिंग। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्रैशिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग या डाइसिंग। तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के। उम्मीद करता हूँ ये जो प्रश्न जितने भी बताएं ये थोड़े हाई लेवल के हैं, आपको पसंद आए होंगे और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है वो देख लीजिए, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी, टीबी, एमबी, जीबी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही मॉडल पेपर और फुल कोर्स के वीडियो मैं लगातार अपलोड करता रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।